अरे आवो भैया आवो। अरे सिर्फ 10 टका में अपना भविष्य जानो। अरे मेरा तोता कभी झूठ नहीं बोलता। अरे आवो भैया आवो। देखते ही देखते तोते वाले के सामने लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे अरे तोते, मुझे जानना है अपना भविष्य। अरे मेरा भविष्य बता, मेरी बॉटल खत्म हो जाती है यार। हाँ हाँ, पहले मालिक को 10 टका धरो, फिर बताऊंगा। ये 10 टका? ये ले 10 टका। अरे अब बताओ क्या जानना चाहते हो भैया? ये पहले मेरा नाम बताओ, क्योंकि मेरे को वो ही नहीं मालूम। अरे तो तू, अरे समय का पर्दा जरा उठा और इस आदमी का नाम क्या है, अरे सबको बता। चल बेटा चल। तुम्हारा नाम बेवड़ा है। अरे वाह, अरे वाह, मेरा नाम सच में बेवड़ा ही है। अरे वाह यार, तुम तो अंतर्यामी हो यार। वारे तोते, नाम तो तूने सही बता दिया। अच्छा ये बता, मेरी शादी कब होगी? तुम्हारा विवाह कभी नहीं होगा। अरे क्या? क्योंकि तुम नशेड़ी हो और कामचोर भी। देखो जी, यहाँ एक तोता भविष्य बता रहा है। अरे क्यों ना हम अपने पुत्र के बारे में पूछ लें। अरे भाग्यवान, उस कामचोर और आलसी के बारे में क्या पूछना है? न काम करता है, न धंधा करता है, दिन भर इधर उधर घूमता रहता है। फिर भी अपना बेटा है जी, आओ ना एक बार पूछ लेते हैं। ओ अच्छा, चलो पूछ लेते हैं। इतना कहकर दोनों बूढ़े पति पत्नी अपने मटके नीचे रखती हैं और तोते वाले के पास जाती हैं। अरे तोते वाले, अरे भाई, हमें अपने पुत्र के भविष्य के बारे में जानना है। अरे हाँ भैया, अवश्य जानिए, बिल्कुल करेक्ट अपन बताएगा। हाँ, लेकिन पहले 10 रुपए लगेंगे। बोलो। हाँ भाई, ये लो, ये रहे 10 रुपए। तो तू घड़ी की सुइयों को आगे घुमा और इन बाबा के पुत्र के बारे में दे बता। अच्छा तो बताओ, मेरे बेटे की शादी कब होगी? बहुत जगह दिखा लिया, लेकिन कोई उससे विवाह करने को राजी नहीं होता। अरे हंस क्यों रहे हो? तेरे पुत्र की शादी होगी। सच में? हाँ, और जब तेरे घर में बहू आएगी तो धन संपत्ति भी दौड़ते हुए आएगी। हाँ। क्या सच में? अच्छा, जब हमारे बेटे की शादी होगी तो तुम्हें ये भी पता होगा कि कब होगी और किससे होगी। तो फिर बताओ, हमारे बेटे की शादी कब होगी? हाँ, मुझे सब पता है। आज से ठीक 14 महीने बाद तुम्हारे नगर के राजा की छोटी पुत्री से। हाँ। क्या राजा की पुत्री से? अरे भाग्यवान, ये कैसे संभव है भैया? संभव है और यही सत्य है। महाराज, एक अत्यंत विचित्र समाचार प्राप्त हुआ है। क्या? कहो, क्या समाचार है? नगर के बाजार में एक तोता भविष्यवाणी कर रहा है। तो उससे मुझे क्या? तो उस तोते ने भविष्यवाणी की है कि राजकुमारी का विवाह
एक कुम्हार के पुत्र से होगा। अरे ये कैसी हास्यास्पद बात है दरबारी, मेरी पुत्री का विवाह और वो भी एक कुम्हार के पुत्र से। महाराज, ये हंसने की बात नहीं है। यदि ये समाचार दूसरे राज्यों तक पहुंच गया तो लोग हमारे राज्य और राज्य परिवार का उपहास करेंगे महाराज। अरे हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मंत्री। मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। सैनिकों, उस तोते वाले को तुरंत हमारे सामने उपस्थित करो। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि तभी तोते वाला स्वयं अपने तोते को लेकर दरबार में पहुंच जाता है। प्रणाम महाराज। सुना है आपने हमें याद किया है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि हमने तुम्हें याद किया है? महाराज, मालिक से मैंने ही कहा था कि आप हमें याद कर रहे हैं। तोते की ये बात सुनकर राजा, मंत्री और सभी दरबारी दंग रह गए। अच्छा तोते, मैंने सुना है कि तू भविष्य के बारे में बताता है या फिर लोगों को मूर्ख बनाते हो। अच्छा बताओ, आज हमारे साथ क्या होने वाला है? महाराज, आज आपको कुछ ही देर में एक खुशखबरी मिलने वाली है। क्या? तो वो खुशखबरी क्या है? वो आपको शीघ्र ही पता चल जाएगा महाराज। तोता और राजा के बीच बातचीत चल ही रही थी कि तभी द्वारिकापुरी से एक संदेशवाहक दूत दरबार में आ पहुंचा। महाराज की जय हो। द्वारिकापुरी से आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश आया है। कहो दूत, क्या समाचार लाए हो? महाराज, आपकी पुत्र वधू सुषमा ने ये संदेश भेजा है। मंत्री, देखो तो क्या संदेश आया है। राजकुमारी सुषमा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और आज से 8वें दिन उनका नामकरण संस्कार होगा। क्या मतलब मैं नाना बन गया? वाह, ये तो अत्यंत शुभ समाचार है। क्या बात है, हम अवश्य आएंगे। प्रणाम महाराज, अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। हाँ ठीक है, महाराज को हमारा प्रणाम कहना और कहना कि हम शीघ्र ही द्वारिकापुरी पहुंचेंगे। जो आज्ञा महाराज। संदेशवाहक प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। महाराज, इस तोते की भविष्यवाणी तो सचमुच सच निकली। इसका मतलब कि छोटी राजकुमारी के विवाह वाली भविष्यवाणी भी सत्य हो सकती है महाराज। नहीं, ये कभी संभव नहीं हो सकता। हमारी पुत्री का विवाह एक कुम्हार के पुत्र से नहीं। जी महाराज, ये सत्य है कि आपकी छोटी पुत्री का विवाह उसी कुम्हार के बेटे से होगा। अबे चुप हो जा, अपने इस तोते का मुख बंद करवाओ, वरना मैं तुम्हारा और इस तोते का दोनों का गला काट दूंगा, समझे? शांत हो जाइए महाराज। अब शांत रहने का समय नहीं है मंत्री। हम इस तोते की भविष्यवाणी को गलत साबित करके दिखाएंगे। मैं कल ही सभी राज्यों के राजाओं और राजकुमारों को निमंत्रण भेजूंगा और अपनी पुत्री का स्वयंवर कराऊंगा। कर लीजिए महाराज, लेकिन भाग्य का लिखा परमात्मा के अलावा कोई नहीं बदल सकता। हाँ तो समझ जा तोते, मैं ही भगवान हूँ और मैं अपनी पुत्री का भाग्य स्वयं लिखूंगा। मैं देखता हूँ कि तेरी ये भविष्यवाणी कैसे सच होती है। महाराज, मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन भाग्य की रेखाएं नहीं बदल सकता। जो लिखा जा चुका है वही होकर रहेगा। अरे सुनो सुनो सुनो,
मिथिलागढ़ राज्य के महाराज वीरेंद्र सिंह की छोटी पुत्री राजकुमारी चंद्रकला के स्वयंवर में पधारे सभी राजाओं, राजकुमारों और वीर योद्धाओं का हार्दिक स्वागत है। आज राजकुमारी चंद्रकला अपने लिए योग्य वर का चयन करेगी। महाराज, शुभ मुहूर्त आरंभ हो चुका है। अब राजकुमारी को सभा में बुलवा लेना चाहिए। हाँ मंत्री, राजकुमारी को आदर सहित सभा में लाया जाए। कुछ ही क्षणों बाद राजकुमारी चंद्रकला हाथों में वरमाला लिए स्वयंवर सभा में प्रवेश करती हैं। उसे देखते ही सभा में बैठी सभी राजकुमार उत्साहित हो उठते हैं। पुत्री चंद्रकला, आज आर्यावर्त के अनेक वीर और योद्धा राजकुमार यहाँ उपस्थित हैं। अब तुम्हें इनमें से अपने जीवन साथी का चयन करना है। राजकुमारी, मैं सिंहगढ़ का युवराज भानु प्रताप हूँ। मेरे अस्तबल में 100 से अधिक अरबी घोड़े हैं। पूरा राज्य मेरी वीरता के गीत गाता है। घोड़े से कोई राजा नहीं बन जाता। राजकुमारी, मैं रत्नपुर का महाराज उदय सिंह हूँ। मेरे खजाने में इतना सोना है कि आप जीवन भर गिनती ही रह जाएंगी। अरे सोने के ढेर से क्या होगा? राजकुमारी को ऐसा पति चाहिए जो युद्ध भूमि में दुश्मनों के छक्के छुड़वा दे, ऐसा। और वो मैं हूँ। हाँ। क्या आप सब स्वयं की प्रशंसा करने आए हैं या स्वयंवर में भाग लेने? क्षमा कीजिए पिताश्री, लेकिन यहाँ उपस्थित कोई भी राजकुमार मुझे योग्य नहीं लगता। ये सुनते ही पूरा दरबार दंग रह जाता है और कुछ ही देर में स्वयंवर सभा समाप्त हो गई। एक एक करके सभी राजा और राजकुमार अपने अपने राज्यों को लौट गए। प्रणाम महाराज। अब तो आपने देख ही लिया होगा कि मेरा तोता झूठ नहीं बोलता। राजकुमारी ने किसी भी राजकुमार को नहीं चुना। चुप हो जा मूर्ख, अभी कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ है। मैं तेरे इस तोते की भविष्यवाणी को गलत साबित करके दिखाऊंगा। महाराज, भाग्य का लिखा मिटाना इतना सरल नहीं होता। सैनिकों, सैनिकों, इन दोनों को पकड़कर कारागार में डाल दो और उस कुम्हार के लड़के को तुरंत हमारे सामने उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। राजा के आदेश मिलते ही सैनिक पूरे नगर में उस कुम्हार के पुत्र को खोजने निकल पड़े। चलते चलते सैनिक एक बड़े पेड़ के नीचे बैठी 4 गांव वालों के पास पहुंचे। अरे भाइयों, क्या तुम लोग कुम्हार के बेटे कान्हा को जानते हो? अरे कान्हा को? अरे उसे कौन नहीं जानता भाया। अरे पूरा गांव जानता है उस कामचोर को। अरे न काम करता है न धंधा करता है, दिन भर इधर उधर आवारा घूमता रहता है भाया। अगर उसे ढूंढना है तो खेतों में मत ढूंढना। अरे वो वहाँ कभी नहीं मिलेगा। अरे जाओ, किसी तालाब के किनारे, मंदिर के सामने या बरगद के पेड़ के नीचे पड़ा होगा, वहीं मिल जाएगा। जाओ भैया जाओ। गांव वालों की बातें सुनकर सैनिकों को विश्वास ही नहीं हुआ। जिस युवक के बारे में तोते ने राजकुमारी का भावी पति बताया था, वे इतना आलसी और निकम्मा निकलेगा, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। कुछ ही देर बाद सैनिक उस युवक को पकड़कर दरबार में ले आए। महाराज दया कीजिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मंदिर में जो प्रसाद मिलता है और लोगों की दया से जो भी मिल जाता है उसी से पेट भरता हूँ। मुझ पर विश्वास कीजिए महाराज, मैं निर्दोष हूँ। पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? जी कान्हा। तो तुम ही कान्हा हो? हाँ जी महाराज, बचपन में मैं बड़ा नटखट था। कभी किसी के बाग से अमरूद तोड़ लाता था तो कभी किसी के घर से गुड़ चुरा कर खा जाता था। बस तभी से गांव वालों ने मेरा नाम कान्हा रख दिया। मूर्ख, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बारे में कैसी बातें फैलाई जा रही है?
इस तोते ने भविष्यवाणी की है कि एक दिन तुम्हारा विवाह मेरी पुत्री राजकुमारी चंद्रकला से होगा। क्या महाराज, ये कोई संभव है? मैं तो एक अनाथ और निर्धन इंसान हूँ। महाराज, कहीं इससे कोई भूल तो नहीं हो रही है? नहीं मंत्री जी, यही वो युवक है जिसके साथ राजकुमारी का भाग्य जुड़ा हुआ है। बस अब एक शब्द भी नहीं। इन दोनों को पकड़कर कारागार में डाल दो। मंत्री, इस कान्हा को गधे पर बैठाकर राज्य की सीमा से बाहर छोड़ाओ। मैं इसका चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहता। जाओ। महाराज, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। कृपया मुझ पर दया कीजिए। महाराज, भाग्य को कैद नहीं किया जा सकता। कान्हा, मैं जानता हूँ कि इस पूरे मामले में तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन मैं महाराज की आज्ञा के विरुद्ध भी नहीं जा सकता, इसलिए मैं तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूँ। लेकिन ध्यान रहे, आज के बाद इस राज्य में तुम्हारा कदम भी नहीं पड़ना चाहिए। यदि तुम दोबारा इस नगर में दिखाई दिए तो तुम्हें राजद्रोही समझकर फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। जी मंत्री जी। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, जितनी जल्दी हो सके इस राज्य की सीमा को पार कर दो और चले जाओ यहाँ से। और हाँ, पीछे मुड़कर देखने की भी कोशिश मत करना। बेचारा कान्हा नहीं जानता था कि जिस राज्य से उसे अपमानित करके निकाला जा रहा है, एक दिन उसी राज्य की राजकुमारी उसकी पत्नी बनने वाली थी। हे भगवान, आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है? अरे मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? ना मैंने राजकुमारी से विवाह करने की बात कही, ना मैंने राजा को कोई नुकसान पहुंचाया, फिर भी मुझे अपने ही घर बार से दूर कर दिया गया। अब मैं कहाँ जाऊं? इस दुनिया में मेरा है ही कौन? अरे आय यूं जी, अरे इतनी रात को ये कौन रोता जी? कौन है? किसने कहा? सामने आओ। अरे सामने कहाँ देखता जी, जरा नीचे देखो जी। अरे भैया नीचे। अरे कछुआ बोल रहा है। अरे हाँ जी, मैं हूँ कछुआ स्वामी। नहीं, मेरा मतलब मैंने आज तक किसी बोलने वाले कछुए को नहीं देखा। अरे आई यू जी, अरे कछुआ नहीं बोलेगा तो क्या भैंस बोलेगा जी? अरे बड़ा अजीब आदमी है तू भी। हाँ जी, चलो अब बताओ भैया जी, दुखड़ा क्या है जी? हाँ, अब मैं क्या बताऊं कछुआ स्वामी। मेरे नगर के राजा ने मुझे राज्य से निकाल दिया है। अब मेरे पास न घर है न कोई ठिकाना। अरे आई यू जी, अरे लेकिन राजा ने तुम्हें निकाला क्यों जी? अरे क्या तुमने राजा जी का खजाना चुरा लिया था क्या जी? नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। तो फिर किसी मंत्री को पीटा था क्या जी? अरे नहीं, मैंने किसी को हाथ तक नहीं लगाया। कछुआ स्वामी, ये हंसी मजाक का समय नहीं है। अच्छा जी, अब सच सच बताओ जी, आखिर क्या हुआ था जी? नगर में एक बोलने वाला तोता आया था। उसने भविष्यवाणी की कि एक दिन मेरा विवाह राजा की पुत्री से होगा। आई यू जी, अरे राजकुमारी से विवाह? अरे हाँ जी। हाँ कछुआ स्वामी, लेकिन मेरी सूरत और मेरी गरीबी देखकर राजा ने इसे अपना अपमान समझ लिया। उसे लगा कि एक भिखारी उसकी राजकुमारी के योग्य कैसे हो सकता है, इसलिए उसने मुझे नगर से निकाल दिया। आई यू जी, अरे तुम इतना चिंता मत करो जी, आप उन सब कुछ कर देगा। अरे चिंता ना करूं तो क्या करूं? अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा।
अरे देखो जी, तुम्हारा विवाह उस राजकुमारी से होगा या नहीं जी, ये तो मैं भी नहीं जानता जी। लेकिन मैं कोई साधारण कछुआ नहीं हूँ जी, मैं दिव्य कछुआ स्वामी हूँ जी। दिव्य कछुआ? और आज तुम्हारा भाग्य अच्छा है जी, क्योंकि आज पूर्णिमा की रात है जी। यदि तुम मुझे स्पर्श करके इस सरोवर में स्नान कर लोगे जी, तो तुम्हारा रूप बदल जाएगा जी। तुम एक सुंदर, तेजस्वी और बलवान युवक बन जाओगे जी। हाँ? सच कह रहे हो कछुआ स्वामी? अरे आई जी, अरे मैं झूठ नहीं बोलूँगा जी। ये कोई साधारण सरोवर नहीं है जी, ये अमृत सरोवर है जी। पूर्णिमा की रात इसमें अद्भुत शक्तियाँ जागृत हो जाती है जी। हाँ? तो मुझे क्या करना होगा? अरे करना यह है कि बस पहले मेरे सिर पर हाथ रखो जी, फिर पूरे विश्वास के साथ सरोवर में डुबकी लगाओ जी। बाकी चमत्कार अपने आप ही हो जाएगा जी। हाँ ठीक है कछुआ स्वामी, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं एक बार डुबकी लगाकर देखता हूँ। काना कछुआ स्वामी को स्पर्श करता है और सरोवर में छलांग लगा देता है। लेकिन जैसे ही काना सरोवर से बाहर निकला, वह पूरी तरह बदल चुका था। उसका दुर्बल शरीर बलवान हो गया था। उसके बिखरे हुए बाल अब सुंदर और चमकदार हो चुके थे। उसके चेहरे पर ऐसा तेज था मानो कोई देव पुत्र धरती पर उतर आया हो। अरे बाप रे, ये कैसे हो गया? मैं तो बिल्कुल बदल गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे आई जी, अरे अब तो तुमको तुम्हारी माँ भी नहीं पहचान पाएगी जी। कछुआ स्वामी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अरे धन्यवाद बाद में देना जी, पहला ये बताओ जी कि आप आगे क्या करोगे जी। हाँ, यही तो परेशानी है। अब मैं जाऊंगा कहाँ? मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। आई जी, अरे तुम चिंता काहे करते हो जी। अरे अब तो तुम्हें कोई पहचान भी नहीं पाएगा जी। अगर तुम अपने नगर वापस जाओगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम वही कहाना हो जी। अरे हाँ, अब तो मुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। पहले मैं सांवला, दुबला पतला और फटे कपड़ों में रहता था, लेकिन अब मेरा रूप ही बदल गया है। अरे तो फिर समस्या क्या है जी? समस्या ये है कि मेरे पास धन नहीं है। नगर पहुंच भी गया तो खाऊंगा क्या, रहूंगा कहाँ? अरे आई जी, बस इतनी सी बात है क्या जी? इतना कहकर कछुआ स्वामी धीरे धीरे सरोवर के भीतर चला जाता है। कुछ देर बाद वह पानी की गहराइयों से एक चमचमाता मोती लेकर बाहर आता है। अरे ये लो जी, इसे अपने पास रख लो जी। ये कोई साधारण मोती नहीं है जी। इसकी कीमत से तुम कई वर्ष आराम से जीवन बिता सकते हो जी। सचमुच? अरे आई जी, अरे मैं झूठ नहीं बोलता हूँ जी। क्या बार बार बोलना पड़ेगा मुझे? कछुआ स्वामी, आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। अच्छा जी, अरे अब जाओ जी, तुम्हारी किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही है जी। कछुआ स्वामी को प्रणाम करके कान्हा अपने नगर की ओर चल पड़ा। चलते चलते पूरी रात बीत गई। सेठ जी, जरा इस चीज को देखकर बताइए कि ये कितनी कीमती है। अरे बाप रे, अरे इतना बड़ा और चमकदार मोती। अरे बेटा, ये तुम्हें कहाँ से मिला? वो एक लंबी कहानी है, आप बस इसकी कीमत बता दीजिए। अरे सच कहूँ तो मेरी दुकान बेच दूं, तब भी इसकी सही कीमत नहीं चुका पाऊंगा। कोई बात नहीं सेठ जी, जितना उचित समझे उतना दे दीजिए। ठीक है,
मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मोहरे देता हूँ। नहीं सेठ जी, इतने अद्भुत मोती की कीमत सिर्फ 100 मोहरे? मुझे तो ये सौदा ठीक नहीं लग रहा। अरे बाबा, तुम तो बड़ा तेज निकल रहे। व्यापार में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती सेठ जी। अच्छा, तो सुनो, 200 स्वर्ण मोहर। अब इससे एक भी मोहर ज्यादा नहीं दे पाऊंगा भैया। उस दिन के बाद कान्हा समय समय पर एक एक मोती बेचता रहा। देखते ही देखते उसके पास अपार धन संपत्ति इकट्ठी हो गई। उसने उपजाऊ खेत खरीदे, बाग बगीचे लगवाए और व्यापार शुरू कर दिया। कुछ ही वर्षों में उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। नगर के बाहर उसने एक विशाल भवन बनवाया। वह भवन किसी राजमहल से कम नहीं था, लेकिन धनवान बनने के बाद भी कान्हा का स्वभाव नहीं बदला। वह गरीबों की सहायता करता था, भूखों को भोजन करवाता था, जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करता था। धीरे धीरे लोग उसे कान्हा नहीं बल्कि सम्मान से कृष्णा बाबू कहकर पुकारने लगे। अरे भैया, ये नया महल किसका है रे भाई? अरे भाई, सुना है कोई धनी व्यापारी यहाँ आकर बसा है। हाँ, अरे नाम क्या है भाई उसका? अरे लोग उसे कृष्णा बाबू कहते हैं। बहुत दयालु आदमी है। रोज गरीबों को भोजन करवाता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है। पिताजी, मुझे वही युवक पसंद है। क्या तुम सोच समझ कर कह रही हो पुत्री? जी पिताजी, मैंने उसके बारे में जो कुछ भी सुना है उससे मुझे लगता है कि वह एक अच्छा इंसान है। ठीक है पुत्री, हम उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। महाराज की जय हो। हाँ, कहो मंत्री, उस युवक के बारे में क्या पता चला? महाराज, राजकुमारी जिस युवक की बात कर रही थी वो वास्तव में एक बहुत ही दयालु और सज्जन व्यक्ति है। उसके पास अपार धन संपत्ति है, विशाल खेत हैं, बाग बगीचे हैं और कई गांवों में उसका बड़ा सम्मान है। गरीब और जरूरतमंद लोग उसे देवता समान मानते हैं। उसकी दानशीलता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई है। अच्छा, तो वो केवल धनवान ही नहीं बल्कि गुणवान भी है। यदि वो हमारी पुत्री को पसंद है और उसके बारे में लोगों की राय भी इतनी अच्छी है तो हमें इस संबंध पर कोई आपत्ति नहीं। कुछ दिनों बाद राजकुमारी चंद्रकला और उस रहस्यमय युवक का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया जा रहा था। आखिर मैंने उस तोते की भविष्यवाणी को झूठा साबित कर ही दिया और मैंने अपनी पुत्री का भाग्य बदल ही दिया। सैनिकों, उस तोते और उसके मालिक को हमारे सामने उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। तोते, अब देख लिया ना, मैंने अपनी पुत्री का भाग्य बदल दिया। तुम्हारी भविष्यवाणी झूठी साबित हुई। इतनी जल्दी खुशी मत मनाइए। क्या मतलब? पहले इस युवक का नाम तो पूछ लीजिए। युवक, तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम कान्हा है। क्या कान्हा? मंत्री, क्या ये सच है? जी महाराज, जब मैं विवाह का प्रस्ताव लेकर इनके पास गया था तब इन्होंने अपना नाम कान्हा ही बताया था। तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? महाराज, मैंने सोचा था कि ये कोई दूसरा कान्हा होगा, इसलिए मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अब तो आपको विश्वास हो गया होगा, है ना जी? मेरा तोता कभी झूठ नहीं बोलता। महाराज, मनुष्य लाख कोशिश कर ले
लेकिन भाग्य को नहीं बदल सकता सिवाय पूर्ण परमात्मा के।